सो हेलो एवरीवन यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को किया, जहां हमने जाना कि एक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने जीरोस के बारे में पढ़ा था कि जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर मेरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। लेकिन अगर मेरे को कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो तो मैं उसके जीरोस कैसे निकालूंगा। तो आइए चलिए आज की क्लास में सीखेंगे कि हम एक पॉलिनोमियल की जीरोस को कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। मैंने कहा ओके, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या है। मैंने कहा ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मिडिल टर्म और दूसरा स्प्लिटिंग। बात समझिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मिडिल टर्म को बांटना, बीच वाली टर्म को बांटना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहलाता है। लेकिन बांटना कैसे है, आइए चलिए सीखते हैं। तो हम इसके जीरोस निकालने वाले हैं। तो आपको पता है कि जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे मैं x की जगह पुट करूं, यानी x की एक ऐसी वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल बच्चों किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। अच्छा, पॉलिनोमियल मुझे क्या दे रखा है। मैंने कहा पॉलिनोमियल तो मुझे दे रखा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या बात समझ आ रही है। अब मेरे को किसी तरह x की वैल्यू निकालनी है ना। चलिए भाई, मैंने देखा अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व करने का एक तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। करेंगे कैसे, आइए चलिए देखते हैं। मैंने कहा मेरे को मेरा पॉलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही मेरा पॉलिनोमियल है। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो आपको सबसे पहली वाली टर्म और सबसे आखिरी वाली टर्म को आपस में क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। चलो भाई, 10 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 10x स्क्वायर। याद रखेंगे, सबसे पहले वाली और सबसे आखिरी वाली टर्म को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, बीच वाली टर्म मेरे को क्या दे रखी है, 7x। चलिए भाई, अभी बड़ी ध्यान से देखिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो भाई मेरे को ऐसे दो नंबर बताइए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाली टर्म यानी 7 आ जाए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाली टर्म यानी 7 आ जाए। हर बार आपको ऐसे करके देखना है। आपको शुरुआत की और आखिर की टर्म को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा लिख देना, और बीच वाली टर्म को हमेशा लिख देना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर है। मैंने कहा बड़ी ध्यान से सोचोगे तो ये दो नंबर आपको 5 और 2 दिखाई पड़ेंगे। मैंने कहा चेक करके देख लो, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, और 5 और 2 को माइनस तो नहीं लेकिन प्लस करने पर 7 आ जाता है। हमें या तो माइनस या तो प्लस चाहिए था, प्लस मिल गया है ना। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है और प्लस करने पे 7 आ रहा है। तो मेरे वो दो नंबर मेरे को मिल गए, 5 और 2। अच्छा, अब 7x को आपको दो हिस्सों में करके लिख देना है। वो कौन से दो हिस्से हैं, एक आया मेरा 5 और एक आया मेरा 2, है ना। दोनों को प्लस करने पर मेरा आंसर 7x आ रहा है। बात समझ आ रही है। हाँ, x स्क्वायर इधर पहले से था और प्लस 10 भी इधर पहले से था। तो आप क्या देखेंगे, आपने यहाँ पे बीच वाली टर्म को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। क्या बात समझ आई। मैंने कहा हाँ समझ आई। अब आपको यहाँ पर दो के पेयर बनाने हैं, ऐसे दो के पेयर बनाने हैं। अब भाई शुरुआत के पेयर के अंदर आपको कुछ कॉमन दिखा,
मैंने कहा हाँ, शुरुआत के पेयर में दोनों के पास x है तो मैंने यहाँ पे x कॉमन ले लिया। मैंने कहा इसके पास 2x थे, एक x बाहर चला गया तो सिर्फ एक x बचा। इसके पास एक x था, एक x बाहर चला गया तो सिर्फ 5 बचा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे, आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आंसर यही आएगा। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, बीच में प्लस का साइन है। अभी बड़ी ध्यान से देखिए, दोनों के अंदर कुछ कॉमन है। मैंने कहा दोनों जो है 2 की टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लो। मैंने कहा इधर देखिए, आप देख पाएंगे 2x के पास से 2 चला गया तो क्या बचा, सिर्फ x बचा। और 10 जो है 2 की टेबल में बच्चों कितने पर आता है, 5 पर आता है। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, यहाँ तक की बात मुझे समझ आ रही है। अब भाई बड़ी ध्यान से देखिए, क्या आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं? मैंने कहा हाँ, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं। और अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए, अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो उन दोनों ब्रैकेट को भी आपको कॉमन ले लेना है। उन दोनों ब्रैकेट को भी आपको कॉमन ले लेना है। तो मैंने एक x प्लस 5 को यहाँ पे कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? मैंने कहा x के पास से x प्लस 5 चला गया तो बचा सिर्फ x, और यहाँ पर बचा प्लस 2। बात समझ आ रही है? देखिए x प्लस 5 को हटा दीजिए, बचा क्या, एक बचा x, एक बचा प्लस 2। हमने यहाँ पर x प्लस 2 लिख दिया। ये किसके बराबर है, 0 के। क्या बात यहाँ तक समझ आ रही है? देखिए, हो सकता है कई बच्चों को आता हो सकता है कई बच्चों को ना आता हो, तो बड़ी ध्यान से देख लीजिए। जिनको नहीं आता उनके लिए सिखा रहे हैं। तो अभी हमारे पास आ गया कि x प्लस 5 और x प्लस 2 बच्चों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो भाई कुछ भी नहीं करना आपको, एक बार आपको x प्लस 5 को 0 के बराबर रखना है, एक बार आपको x प्लस 5 को 0 के बराबर रखना है, और एक बार आपको x प्लस 2 को 0 के बराबर रखना है। एक बार आपको x प्लस 5 को 0 के बराबर रखना है, एक बार आपको x प्लस 2 को 0 के बराबर रख देना है। क्या बात समझ आई? मैंने कहा हाँ समझ आई। मैंने देखा x की वैल्यू, ये प्लस है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू आई -5 और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पर आई है -2। यहाँ पर x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। एक वैल्यू हमारे पास आई है बच्चों -5 और एक वैल्यू हमारे पास आई है बच्चों -2। मैंने कहा ये दोनों जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। मैंने कहा डाल के देख लो। मैंने कहा तुम्हें पॉलिनोमियल यही दे रखा था ना, x² + 7x + 10। इसकी जगह x की जगह एक बार -5 डाल के देख लो। मैंने कहा ओके, -5 का स्क्वायर प्लस 7 × -5 + 10, ये आ जाएगा 25, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। 7 × 5 = 35 + 10। मैंने कहा 25 + 10 बच्चों 35 हो जाएगा, और 35 में से 35 गए, क्या बचा, 0 बचा। लो, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0, यानी ये एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ समझ आ रही है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर x की वैल्यू -2 भी डाल के देख सकते हैं, आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। मैंने कहा ओके, -2 भी डाल के देख लो। तो मैंने कहा ओके, -2 डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर +4 होगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। -14 + 10। मैंने कहा 4 और 10 को प्लस करने पे 14 आ जाएगा, और 14 में से 14 गए तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू -2 डालने से भी पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर आ गया, 0। तो ये भी मेरा क्या है, एक रूट है, एक 0 है। क्या बात समझ आई? मैंने कहा हाँ, बात मेरे समझ में आ चुकी है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे का प्रोसीजर देखिए, या फिर हम पहले पुराना रिवाइज करा दें। तो जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी हो, उसके आपको जीरोज निकालने हो, तो आपको उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देना है। उसके बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू डाल देनी है। फिर पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना कैसे? मैंने कहा शुरुआत और आखिरी वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पर मेरा 10x² आ रहा था, है ना, और बीच वाली टर्म थी 7x। तो
तो दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 10 और प्लस करने पर 7 आए या माइनस करने पर 7 आए। तो मैंने कहा वो नंबर आए थे 5 और 2 जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 10 और प्लस करने पे 7 आ रहा था। ओके, तो मैंने 7x की जगह 5x प्लस 2x लिख दिया। उसके बाद दो दो के पेयर बना के कॉमन लेके मेरा आंसर ये आ गया था। और एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख देंगे। अब इस चैप्टर के अंदर जो आपके जीरोज होते हैं उन्हें किन्हीं सिंबल से डिनोट किया जाता है। आपका जो पहला जीरो निकलेगा उसे आप अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा कहेंगे। अल्फा का साइन बड़ी ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर मेरा पहला जीरो -5 आया था, तो मैंने कहा कि मेरा अल्फा जो है वो -5 आया है। जो दूसरा जीरो होगा वो इस चैप्टर के अंदर आप बीटा से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा बीटा आया है वो आया है -2। अल्फा और बीटा के साइन में गड़बड़ नहीं करेंगे। अल्फा का साइन ऐसे बनता है और बीटा का साइन ऐसे बनता है, ठीक है। तो भाई दो जीरोज निकलेंगे, दो जीरोज आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालेंगे। एक जीरो को आप अल्फा कहेंगे और दूसरे जीरो को आप बीटा कहेंगे। आशा करते हैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ आ गई है। तो चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमसे कह रहा है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ हो, ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप किसके बीच? रिलेशनशिप एक जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच पढ़ने जा रहे हैं। भैया क्या कहा? समझ नहीं आया? देखिए भाई बड़ी ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठा लीजिए। जैसे मैं कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठा लेता हूँ, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन ही उठा लूँ तो हमने कुछ ऐसा वाला क्वेश्चन किया था, याद होगा। तो याद रखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों एक फॉर्म में पाया जाता है। एक फॉर्म में पाया जाता है। वो फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। क्या बात समझ आ रही है? हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उठा लीजिए, वो इस फॉर्म में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है तो आप क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो ये भी आपको ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में दिखाई पड़ रहा होगा, जहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह 7 है और c की जगह 10 है। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ समझ आ रही है। तो मैंने कहा हर पॉलिनोमियल आपको इस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। अच्छा, तो ये कह रहा है कि आप जो अल्फा और बीटा निकालेंगे, बड़ी ध्यान से बात समझिए, आप जो अल्फा और बीटा निकालेंगे, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन उठा लूँ तो पिछला क्वेश्चन मेरा था x² प्लस 7x प्लस 10, है ना। तो मैंने कहा ये रिलेशनशिप कहता है कि आप कोई भी पॉलिनोमियल उठा लीजिए, उसके अंदर अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a के। आपको ये चीज़ याद करनी है। ये दो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a के। कैसे? आइए चलिए समझते हैं। मैंने कहा हर पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। मैंने कहा हाँ। तो आपका क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 10। अब आप यहाँ पर देखेंगे x² के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से मेरी a की वैल्यू बच्चों क्या है? मेरी a की वैल्यू 1 है। मेरे b की वैल्यू बच्चों क्या है? आप b की जगह देख पा रहे हैं किसका इस्तेमाल किया गया है? 7 का इस्तेमाल किया गया है। और c की जगह क्या है? c की जगह मेरा 10 है। क्या बात समझ आ रही है? तो ये आ गई मेरी a, b और c की वैल्यू। अच्छा, याद हो तो पिछला क्वेश्चन जब हमने इसे सॉल्व किया था हमने इसके दो जीरोस निकाले थे, याद है? एक निकाला था अल्फा और एक निकाला था बीटा, याद होगा। अल्फा हमारा आया था बच्चों -5 और बीटा हमारा आया था बच्चों -2। याद है कि नहीं है? मैंने कहा हाँ याद है, बहुत अच्छे से याद है।
कि हमने इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ सॉल्व किया था और अल्फा और बीटा की वैल्यू बच्चों -5 और -2 आई थी। अब जरा इसके अंदर इसे पुट करके देखते हैं कि ये रिलेशनशिप सही भी है या नहीं। क्वेश्चन के अंदर मेरा अल्फा बच्चों आया था -5 और बीटा आया था -2। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बोला है तो माइनस लगा दो। बी की जगह बच्चों क्या आएगा, मैं कहूँगा बी की जगह आपका 7 आएगा, 7 डाल दो और ए की जगह आपका 1 आएगा, 1 डाल दो। तो आप देख पाएंगे कि -5 और -2 को प्लस करने पर आंसर आएगा -7 और ये भी आ रहा है -7, यानी ये जो रिलेशनशिप है वो एकदम सही दे रखा है। क्या बात समझ आ रही है? दूसरा रिलेशनशिप हमसे कह रहा है भाई अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने पर C/A आएगा। मैंने कहा अल्फा कितना था, अल्फा था -5 इनटू में बीटा कितना था, बीटा था -2 इक्वल टू सी की जगह आएगा आपका 10, सी की जगह आएगा आपका 10 और ए की जगह आपका आएगा 1। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ समझ आ रही है। मैंने कहा माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, तो मैंने देखा ये भी बराबर आ गया, यानी ये वाला रिलेशनशिप भी एकदम सही है। आपको ये दो रिलेशनशिप बच्चों बहुत अच्छे से आने चाहिए। और चलिए भाई यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और बाय बाय।